प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार या प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें जन धन की बहुत हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साम्राज्यवादी संघर्ष, शस्त्रों की होड़, राष्ट्रवाद और समाचार पत्रों के योगदान तथा सबसे अंत में बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या, जिसमें सर्बिया के सैन्य अधिकारी शामिल थे, का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। उसकी घटनाओं ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अगर हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में एक सर्ब के द्वारा कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना किसी एक कारण का परिणाम नहीं हो सकती है। तो जब हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो अनेक कारण हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उनमें जो कारण है जो प्रथम विश्व युद्ध को प्रभावित करते हैं, उनमें है प्रथम कारण यूरोपीय कूटनीतिक व्यवस्था तथा गुप्त संधियां। दूसरा कारण है साम्राज्यवाद। तीसरा कारण है राष्ट्रवाद की भावना। चौथा कारण है सैन्यवाद। पांचवा कारण है समाचार पत्रों की भूमिका। छठा कारण है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। सातवां कारण है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति। आठवां है बाल्कन क्षेत्र की समस्या और नवां कारण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। इन सभी कारणों ने मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की संभावना जर्मनी और इटली के एकीकरण से ही प्रारंभ हो जाती है। और जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क, जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी था, बुद्धिमान भी था, योग्य भी था, और उसने यूरोप में एक ऐसी कूटनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें सभी एक दूसरे के अविश्वासी बन गए और जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध बना। अब इस कारणों को हम एक एक कारणों का विश्लेषण करते हैं कि यूरोप में जो प्रथम कारण था यूरोपीय कूटनीतिक व्यवस्था एवं गुप्त संधियां। प्रथम विश्व युद्ध के लिए यूरोप में हुई कूटनीतिक संधियां और गुप्त समझौते विशेष रूप से जिम्मेदार थे। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क वहाँ का शासक बनता है और बिस्मार्क ने यह घोषणा की थी कि जर्मनी संतुष्ट है और वह क्षेत्रीय विस्तार नहीं चाहता है। लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस से एल्सेस और लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस से ले लिया और फ्रांस को बहुत दुखी किया, जिससे जर्मनी को यह हमेशा भय बना रहता था
कि फ्रांस कभी न कभी इसका बदला लेगा और इसलिए उसने गुप्त संधियों की एक श्रृंखला प्रारंभ की और कूटनीतिक जाल बनाने लगा। 1879 में द्वैध संधि इसने की ड्यूअल अलायंस ऑस्ट्रिया के साथ, यानी 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच ड्यूअल संधि हुई और यद्यपि यह संधि रक्षात्मक थी जर्मनी के लिए, तो यह रक्षात्मक संधि थी और फिर भी इस संधि की शर्तें गुप्त रखी गईं। अतः यूरोप में भय का वातावरण और संदेह का वातावरण उत्पन्न हो गया। 1882 ईस्वी में द्वैध संधि में इसने इटली को भी शामिल कर दिया और इसे त्रिवर्गीय ट्रिपल अलायंस संधि बना दिया। फिर भी बिस्मार्क रूस की सद्भावना नहीं खोना चाहता था और उसको फ्रांस से मिलने भी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने 1871, 1881 और 1887 में रूस से संधि कर उसको अपने पक्ष में मिलाए रखा और फ्रांस को मित्रविहीन कर दिया। परंतु 1890 ईस्वी में बिस्मार्क को चांसलर के पद से हटा दिया जाता है, इसे त्यागपत्र देना पड़ता है और जर्मन सम्राट विलियम स्वयं विदेश नीति का संचालन करने लगता है। विलियम में योग्यता एवं दूरदर्शिता का अभाव था। परिणाम स्वरूप फ्रांस ने 1894 ईस्वी में रूस से मित्रता कर ली। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के ग्रैंड आइसोलेशन की नीति को बनाए रखा, लेकिन जब बिस्मार्क अपना कूटनीतिक दायरा बढ़ाने लगा और 1890 में उसके पतन के बाद फ्रांस और रूस में 1894 में मित्रता हो गई, तो इंग्लैंड भी यूरोप में मित्र की तलाश करने लगा। सर्वप्रथम उसने जर्मनी से मित्रता करनी चाहिए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और उसने 1907 में जापान से संधि की। फिर 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस से समझौता हुआ और 1907 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे त्रिराष्ट्रीय समझौता या ट्रिपल इंटेंट कहा जाता है। इन दोनों गुटों की प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही थी और अंत में ये दोनों गुट 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने में संलग्न हुए। यह कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध गुप्त संधियों का ही परिणाम था। तो इतनी संधियां हुई कुछ बिस्मार्क के द्वारा, और बिस्मार्क रक्षात्मक रूप से अपने लिए संधियां करता था, लेकिन साथ ही साथ अन्य राष्ट्र भी ऐसी संधि करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की अवधारणा का भी विकास हो चुका था। पहले जहां स्पेन, पुर्तगाल साम्राज्यवादी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बाद में इंग्लैंड और फ्रांस, उसके पश्चात अमेरिका, और जब जर्मनी और इटली इन दोनों का एकीकरण हुआ, तब इनमें भी साम्राज्यवाद की भावना बलवती हुई और इन लोगों ने भी उन राज्यों से या उन राष्ट्रों से उनके क्षेत्रों को छीनने का प्रयास किया जो वे पहले प्राप्त कर चुके थे। साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के लिए एक समस्या बन गया। वास्तव में जर्मनी और इटली के एकीकरण के पहले यूरोप में राज्यों ने अपना साम्राज्य एशिया और अफ्रीका में स्थापित कर लिया था। प्रशा में जर्मनी के एकीकरण के पहले ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और एकीकरण के बाद औद्योगिकरण की गति काफ़ी तीव्र हो गई थी। इसी प्रकार इटली के एकीकरण के बाद वहाँ भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगी। अब इन देशों को भी अपने उपनिवेश स्थापित
करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वहाँ से उन्हें कच्चा माल मिलता, सस्ता श्रम मिलता, फिर इनके यहाँ निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलता। अतः साम्राज्यवाद की जो अवधारणा थी, इसने भी द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इटली और जर्मनी के एकीकरण में व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों ने सहयोग किया था, जिसके कारण उनका भी मानना था कि उनके लिए भी एक विस्तृत बाजार चाहिए। जब तक बिस्मार्क चांसलर रहा, उसने जर्मनी को साम्राज्यवादी युद्धों में शामिल नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही उसका पतन हुआ, कैसर विलियम द्वितीय उपनिवेश की मांग करने लगा और उसका स्पष्ट कथन था 1890 ईस्वी में जर्मन डाइट में जर्मन सम्राट कैसर विलियम ने भाषण करते हुए कहा कि जर्मनी को भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात जर्मनी को भी अपने उद्योगों को चलाने के लिए उपनिवेश चाहिए। बिस्मार्क को 1890 में त्याग पद अपना छोड़ना पड़ा। तब से कैसर विलियम द्वितीय विदेश नीति का संचालन करने लगा। वह जर्मन उद्योगपतियों के प्रभाव में पूर्णतः कार्य करता था, और जब उसने बर्लिन बगदाद रेल लाइन की योजना पेश की तो इंग्लैंड चिंतित हुआ और जर्मनी को वह अपना शत्रु समझने लगा। इतना ही नहीं, अब तक इंग्लैंड की नौसेना काफ़ी शक्तिशाली थी और उसकी समुद्री शक्ति को कोई देश चुनौती देने के काबिल नहीं था। लेकिन जब जर्मनी ने साम्राज्यवादी नीति अख्तियार की तो वह अपनी नौसेना को भी संगठित और मजबूत करने लगा, जिसे इंग्लैंड ने एक चुनौती के रूप में लिया। औद्योगिक रूप से यूरोप के विकसित देशों के पूंजीपति अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए उपनिवेश की अनिवार्यता को महसूस करते थे। अतः साम्राज्यवादी अवधारणा ने भी प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है विकृत राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद की भावना। विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध के उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण कारण है। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति का एक परिणाम था। जर्मनी और इटली के एकीकरण में रक्षात्मक रूप से राष्ट्रवाद की भावना का उभार हुआ, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का उग्र रूप दिखाई देने लगा और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने उसे और विकृत कर दिया। जर्मनी के राष्ट्रवादी फ्रांस के विरुद्ध थे और फ्रांस के राष्ट्रवादी जर्मनी के विरुद्ध थे, और ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। वे 1871 की अपमान यानी फ्रांसीसी जो थे 1871 की अपमानजनक संधि को नहीं भूले थे। इसी बीच राष्ट्रीयता के उदय से बाल्कन क्षेत्र में समस्याएं और कठोर हो गईं, क्योंकि बोस्निया और हर्जोगोविना ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, जिसमें सर्ब जाति के लोग रहते थे, और इस संबंध में सर्बिया के दावे को नकार दिया गया। उधर सर्बिया के लोग स्लाव वंश के थे, अतः रूस को उनके हितों का रक्षक समझता था, जबकि ऑस्ट्रिया किसी भी तरह बोस्निया और हर्जोगोविना को छोड़ना नहीं चाहता था। उसी प्रकार बुल्गारियन, चेक, पोल इत्यादि जातियां भी अपने स्वतंत्र राष्ट्र की कामना करती थीं। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विकृत रूप यह था कि कुछ जातियां अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगीं और अन्य जातियों पर अपना अधिकार समझने लगीं। अतः अत्यधिक राष्ट्रवाद की भावना भी प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सैन्यवाद भी काफ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि यह एक ऐसा कारण था
जिसमें सैनिक अधिकारियों को महत्व मिलता, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। सैन्यवाद की अवधारणा वास्तव में फ्रांस की क्रांति के साथ ही उत्पन्न हुई थी और इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय तक सैन्यवाद का महत्वपूर्ण विकास हो चुका था। सेना के जो उच्च अधिकारी राजनीतिज्ञों पर प्रभावी होने लगे और जैसा कि 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जैसा चांसलर को भी अपने सेना नायकों की इच्छा के सामने झुकना पड़ा था और एल्सास और लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस से लेना पड़ा था। धीरे धीरे सेना के अधिकारी अनुशासनहीन हो गए और घमंडी हो गए और राजनीतिज्ञों पर प्रभावी होने लगे, क्योंकि इनका मानना था कि यदि युद्ध होगा तभी उनके महत्व में वृद्धि होगी। तो सैन्यवाद की अवधारणा ने भी प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट कारण है समाचार पत्रों की भूमिका, क्योंकि कहा जाता है पेन इज माइटर देन सोर्ड, यानी कलम की ताकत तलवार की ताकत से मजबूत होती है। तो समाचार पत्रों ने भी प्रथम विश्व युद्ध के होने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उस समय जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, इस प्रकार से घटनाओं का विश्लेषण करते थे कि जनता के मन में वह बैठ जाता था और जनता अपने राष्ट्र को लेकर कहीं न कहीं सजग भी थी और प्रभावी भूमिका में भी थी, क्योंकि वह राष्ट्र की नीति निर्धारण में अपने महत्व को समझता था, अपनी भूमिका को समझता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में जनमत का तो कोई महत्व नहीं था, लेकिन फ्रांस की 1830 और 1848 की क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में राजनीतिक चेतना तथा इटली और जर्मनी के एकीकरण में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद के वर्षों में भी किसी देश की राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव उस देश की सरकार से संबद्ध लोगों पर नहीं पड़ता था, बल्कि वहाँ की जनता भी उस घटना से अपने को संबद्ध कर लेती थी और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद के उदय और साम्राज्यवाद के विस्तार ने यूरोपीय जनता से राजनीतिक घटनाओं को संबद्ध कर दिया। फलस्वरूप जनता समाचार पत्रों द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगी। ये समाचार पत्र अपना महत्व बढ़ाने के लिए किसी भी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते थे। 1871 में के बाद फ्रांस का जनमत निश्चित रूप से जर्मनी के विरुद्ध था। बोस्निया हर्जोगोविना और सर्बिया की जनता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध थी। रूस की जनता स्लाव जाति के होने के कारण बाल्कन देशों के साथ संबद्ध थी। अतः समाचार पत्रों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें जन धन की हानि हुई। फिर है मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा ने भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्क्सवादियों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध बड़ी बड़ी शस्त्र बनाने वाली कंपनियों द्वारा अपनी सरकारों पर युद्ध करने के लिए दबाव के कारण हुआ था, क्योंकि इन कंपनियों का मानना था कि यदि युद्ध होगा तभी उनके शस्त्रों की बिक्री होगी, और यह तभी संभव था जब संपूर्ण विश्व में युद्ध हो। जर्मनी में सैन्यवाद के उभरने से शस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई और 1890 में जर्मनी जब सूर्य के नीचे भूमि की खोज में लगा तो हथियारों की मांग और बढ़ी। इसके साथ ही गुप्त संधियों के जाल से जब यूरोप गर्म हुआ और बाल्कन के युद्धों ने त्रिवर्गीय संधि के देशों और त्रिवर्गीय मैत्री संधि में कड़वाहट पैदा की,
तो हथियारों की मांग में वृद्धि हुई। और हथियार बनाने वाले कौन लोग थे? पूंजीपति लोग थे। पूंजीपतियों को हथियारों के कारखानों से ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा था और इन्होंने पैसा खर्च कर अपने अपने देशों की सरकारों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। प्रचार माध्यमों पर भी इनका व्यापक प्रभाव था। परिणाम स्वरूप प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके इन्होंने युद्ध को भड़काया और एक विशाल जनमानस का विनाश हुआ। फिर है नेक्स्ट कारण है फ्रांस की बदले की भावना। जर्मनी ने 1870 में फ्रांस को पराजित कर संतुष्ट नहीं हुआ। वर्साय के राजमहल में प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित किया, जिससे और फ्रांस से एल्सेस और लॉरेन का क्षेत्र ले लिया। स्वाभिमानी फ्रांसीसी इस राष्ट्रीय अपमान को कभी नहीं भूले थे और जले पर नमक का काम किया। जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस का विरोध किया। इससे फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध विद्वेष की भावना बढ़ी और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी आमने सामने हुए। फिर अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, क्योंकि 1879 में बिस्मार्क ने जिस कूटनीतिक जाल को बनाना शुरू किया उसका एक स्वरूप संधि की शर्तों को गुप्त रखना था। ऐसी स्थिति में संदेह और भय का वातावरण यूरोप में व्याप्त हो गया। इसके अलावा यूरोपीय देश अपने छोटे से छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी संधि की शर्त को तोड़ने में जरा सा भी संकोच नहीं करते थे। रूस 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस के बाद जर्मनी से नफरत करता था, फिर भी वह उसके बाद जर्मनी से मित्रवत बने रहने का वादा करता रहा। उसी तरह जर्मनी एक तरफ ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा की बात करता था तो दूसरी तरफ रूस से मित्रता के लिए वह 1890 तक कुछ भी करने को तैयार था। इंग्लैंड फ्रांस से सैद्धांतिक स्तर पर मित्रता की बात नहीं कर अपने साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए जर्मनी के विरुद्ध मित्र की तलाश कर रहा था। इटली जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ रहते हुए अपने हितों को साधने के लिए दूसरे गुटों से भी संपर्क बनाए हुए था, जिसका इजहार उसने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद उसने त्रिवर्गीय मैत्री संघ में शामिल होकर के किया। इस प्रकार यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी अभाव था। उस समय ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो उस समय के इस भयावह युद्ध को रोक सके, लोगों को समझा सके और उनके ऊपर अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्तमान समय में यूएनओ है, तो उस टाइम इस प्रकार का कोई संगठन नहीं था जो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करता हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अभाव ने भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बाल्कन क्षेत्र की समस्या। बाल्कन क्षेत्र की समस्या भी प्रथम विश्व युद्ध के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल्कन क्षेत्र की जटिल समस्या ने त्रिवर्गीय संधि और त्रिवर्गीय मैत्री संघ के सदस्यों को आमने सामने खड़ा कर दिया। वास्तव में एक तरफ यदि रूस धर्म और जाति के नाम पर अपने को स्लाव जाति का संरक्षक समझता था, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया किसी भी तरह से सर्व आंदोलन को दबाकर उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ये बातें उतनी उग्र नहीं होती यदि सर्बिया को रूस की सहायता का आश्वासन नहीं होता और रूस की पीठ पर फ्रांस और इंग्लैंड के समर्थन की बात नहीं होती। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया भी बाल्कन क्षेत्र में अकेले युद्ध करने की हिम्मत नहीं करता।
यदि उसे युद्ध के समय जर्मनी और इटली का सहयोग मिलने की आशा नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध दो घोड़ों सर्बिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध था। घुड़सवार बाद में इस युद्ध में शामिल हुए। और प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरोजुआ में हत्या थी। और यहीं से जो यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, एक चिंगारी उछली और संपूर्ण विश्व को इस चिंगारी से उसने जलाया और इसमें संपूर्ण विश्व के देश किसी न किसी रूप से शामिल हुए। ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं और प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का हम लोग विश्लेषण करेंगे। थैंक यू।